हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ओपीएम एज एन इंटीग्रेटर कैसे वर्क करता है। ये लेक्चर नंबर 8 है मॉड्यूल 7 का। तो इंटीग्रेटर का पहले तो मैं आपको पर्पस बता दूं कि इंटीग्रेटर का क्या पर्पस है। इंटीग्रेटर क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज़ को सम अप करने के काम आता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ओपीएम एज एन इंटीग्रेटर कैसे वर्क करता है। अब ये 741 आईसी के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, तो इसमें भी हम इसको इन्वर्टिंग मोड में काम ले रहे हैं क्योंकि माइनस वाले टर्मिनल पे हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया और जो प्लस वाला है उसको अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो ये मोड कहलाएगा इन्वर्टिंग मोड में। इन्वर्टिंग मोड में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ अभी जो तक जो सर्किट पढ़े उसमें और में उससे इसमें एक ही डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है कि फीडबैक में यहाँ रजिस्टेंस ना लेके हमने क्या यूज़ लिया है, कैपेसिटर यूज़ लिया है। तो ओपीएम एज एन इंटीग्रेटर काम में आता है। तो फीडबैक में रजिस्टर की जगह क्या काम में लेते हैं, हम एक कैपेसिटर काम में लेते हैं। फीडबैक में काम ले रहे हैं इसलिए इस कैपेसिटर को हमने CF से रिप्रेजेंट कर दिया। और बाकी सारी चीज़ें वही है कि V1 को आपने ग्राउंड किया है, तो V1 ग्राउंड होने से V2 क्या रहेगा, वर्चुअल ग्राउंड पर रहेगा। वही कंसेप्ट काम में लेंगे। ये VCC और VE ओपीएम को सप्लाई देने के काम आती है। ओपीएम को दो तरह की DC सप्लाई देंगे, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। तो ये हमने लिख दिया, नेगेटिव का नाम दे दिया -VE और पॉजिटिव के जो वोल्टेज देंगे उसको VCC से रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये कैसे वर्क करता है हम देखते हैं। इस बिंदु पर अगर अपन देखें, V2 पॉइंट पे हम देखें, इस पर अपन यहाँ पे अगर किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं तो वो कैसे वर्क करता है वो अपन देखते हैं। तो अपन KCL लगाएंगे, KCL एट V2 नोड। V2 नोड पे आप KCL लगा रहे हो। V इनके कारण हम करंट मान रहे हैं, I लिखा है, I रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को और स्मॉल I रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज़ अ इनपुट करंट। तो अगर ये जो I करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये I करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। इस बिंदु पे आके करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इधर आती है, उसको करंट को हम IB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर जो करंट जा रही है फीडबैक लूप में उसको IF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो V2 नोड पे अगर हम KCL लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इनपुट करंट II इज़ द सम ऑफ IB प्लस IF। अब हमने अभी तक डिफरेंट लेक्चर्स में देखा है कि जो IB है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है क्योंकि ओपीएम की हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है। तो उस केस में इसके अंदर जो करंट जाएगी IB उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। तो IB की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर है, तो हमारा क्या बचा, इनपुट करंट II इज़ इक्वल्स टू IF। अब इस इनपुट करंट की वैल्यू निकालेंगे और IF की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इनपुट करंट की वैल्यू अभी हमने देखा था किस तरीके से निकालते हैं। इनपुट करंट यहाँ से फ्लो हो रही है इस V इन वोल्टेज लगाने के कारण। इस बिंदु पे वोल्टेज है V2 और इस बिंदु पे वोल्टेज है V इन। तो इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हुए, R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुए V इन माइनस V2। अब इन वोल्टेज को R1 से डिवाइड कर दोगे तो अपनी करंट आ जाएगी II। तो हमने II की वैल्यू कैसे निकाली, V इन माइनस V2 डिवाइड बाय R1। ये अपनी इनपुट करंट आ गई। अब हमें करंट निकालनी है IF, फीडबैक करंट। अब अपन ये फीडबैक करंट कौन सी करंट है, कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट है। तो कैपेसिटर की जो करंट होती है उसका फॉर्मूला होता है करंट इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला होता है C dV अपॉन dt। मतलब कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर है उसमें फ्लो होने वाली करंट का ये फॉर्मूला होता है C dV अपॉन dt। अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पे इस करंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, IF, फीडबैक करंट से। कैपेसिटर में जो करंट हो रही है उसको नाम दिया हमने फीडबैक करंट और कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं C की जगह CF से। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या होंगे, उस डिवाइड बाय dt। इस बिंदु पे वोल्टेज है V2, इस बिंदु पे है V0। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गए, V2 माइनस V0। तो यहाँ पे वोल्टेज हमने लिख दिया V2 माइनस V0। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया इसके कैपेसिटर की करंट का। अब ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से वैल्यू फर्स्ट में पुट करें तो क्या आएगा, V इन माइनस V2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू CF d V2 माइनस V0 अपॉन dt। यानी हमने करा
पुट द वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन। ये चीज़ आ गई अपनी। अब हम जानते हैं कि V2 जो है वो वर्चुअल ग्राउंड पे है। ये मैं अपने पिछले 2-3 लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, कि V1 ग्राउंड पोटेंशियल पे है तो V2 भी लगभग V1 के बराबर होगा। तो V1 0 है तो V2 भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम जानते हैं कि V2 इज़ एट वर्चुअल ग्राउंड so that V2 is equals to 0, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो V2 की वैल्यू 0 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे इसमें हम 0 पुट करें V2 की जगह तो ये बचा हमारा V in/R1 इज इक्वल्स टू CF/D/dt। V2 0 हो गया तो माइनस V0 बचा यहाँ पे। अब आपको पता है डिफरेंशियल में कांस्टेंट टर्म या साइन जो होती है वो बाहर ले लेते हैं, तो हम यहीं मैं इस माइनस साइन को बाहर ले लेती हूँ। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, ये हो गया dV0/dt। हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की। तो डिफरेंशियल को हटाना है तो हम क्या करें, दोनों साइड का क्या कर लें, इंटीग्रल कर लें। इसको पहले इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन से आपको V0 निकालना है। तो ये डिफरेंशियल में है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रल लेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट, अपन ने dt को इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया V in/R1 मल्टीप्लाई बाय dt इज इक्वल्स टू -CF इंटीग्रल dV0। अब इंटीग्रल में कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर ले लेते हैं। तो CF और R1 R2 ये एक बार ले लिया सर्किट में तो ये कांस्टेंट हो गए, तो हमने -CF बाहर लिख लिया और इंटीग्रल dV0 लगा दिया। अब हम जानते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को इधर ले आएँ और इस पूरे पार्ट को उधर ले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और dV0 का इंटीग्रल क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि अगर dx हो तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x आता है। उसी तरह से यहाँ dV0 है तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, V0 आएगा। तो ये वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं। तो इस पूरे को हम इधर लिया है तो साइन में कोई चेंज नहीं आता, ये हुआ -CF और इसका इंटीग्रल लिया तो ये आया V0 इज इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट इधर चला गया V/R1 इंटू dt। अब अपन क्या करें, इस -CF को नीचे ले जाएं तो केवल V0 की वैल्यू निकालनी है ना अपने को। तो और R1 भी कांस्टेंट टर्म है तो उसको इंटीग्रल से बाहर ले लें तो ये हुआ -1/R1 इंटू CF इंटीग्रल V in dt। अब ये चीज़ आएगी प्लस C, इसका जब आप इंटीग्रल लोगे तो एक कांस्टेंट आता है, C क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। C की वैल्यू डिपेंड करती है कि कैपेसिटर पे इनिशियली क्या वोल्टेज है। अगर कैपेसिटर पे इनिशियल वोल्टेज 0 है तो C की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसको अगर हम नहीं भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, C की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हो गया -R1 CF इंटीग्रल V in dt। यानी अगर ये पार्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही होता है, एक बार आपने सर्किट डिज़ाइन कर लिया, R1 CF की वैल्यू फिक्स हो गई तो ये पार्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट के इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल है। तो हमें यही प्रूव करनी था कि ओप-एम्प एज एन इंटीग्रेटर वर्क कर रहा है, यानी जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं वो इनपुट के इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल है। और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको अपन इन्वर्टिंग मोड में काम ले रहे हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तो ग्राउंड है, इन्वर्टिंग पे अपन सिग्नल दे रहे हैं तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इन्वर्टिंग मोड में काम आ रहा है और इसके जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो इनपुट के इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल होते हैं। इंटीग्रेटर सर्किट का यूज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के में यूज़ आता है। इसके अलावा ये एनालॉग कंप्यूटर्स में भी इसको यूज़ करते हैं, वेव शेपिंग सर्किट में भी इंटीग्रेटर यूज़ आता है। तो ये तो थी इंटीग्रेटर की एप्लीकेशन। अब इंटीग्रेटर का इनपुट अगर हम स्क्वायर वेव दें, अगर इंटीग्रेटर के इनपुट पे आप स्क्वायर वेव देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, ट्रायंगुलर वेव मिलेगी। तो मैं एक बार वेव फॉर्म बता देती हूँ कि कैसी वेव फॉर्म होगी।
जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं, इधर अपन लेते हैं इनपुट। तो अगर आपने इसमें स्क्वायर वेव दी लाइक दिस, तो आउटपुट में अपने को क्या मिलेगा इसके, अगर अपन आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म खींचें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, what we get the triangular wave। इस तरह की वेवफॉर्म मिलेगी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव पीक आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव पीक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको इन्वर्टिंग मोड में काम में लिया है। माइनस साइन आ रहा था ना अपना, तो इसका जब पॉजिटिव हाफ आ रहा है तो इसका नेगेटिव हाफ आ रहा है, और जब इसका नेगेटिव आ रहा है तो ये अपवर्ड की ओर बढ़ रही है। तो इस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा। इनपुट अगर स्क्वायर देते हो तो आउटपुट में ट्रायंगुलर वेव मिलेगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओपीएम एज एन इंटीग्रेटर कैसे वर्क करता है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।